इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ये 25वीं प्रेस विरासत दिवस है। अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की गुजारिश करता हूं हमारे आज के संचालक एडवोकेट ताम्रध्वज यशवंत बोरकर जी से, तो आज के कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालें। ताम्रध्वज जी। हाँ सर जी। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान है वो प्रोग्राम आयोजित किया है आईएसएम की चेयरमैन सम्माननीय आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम लेक्चर को जुड़े हुए सभी आईएसएमपी सम्मान्य पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर आईएसएमपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज सभी को नमन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है 25वीं संयुक्त प्रेस विरासत दिवस, भारतीय मीडिया के प्रेरक स्तंभ पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व व कृति पर आज जो वेबिनार होने जा रहा है उसमें हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर चेतन भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग, देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून प्रमुख अतिथि है। इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इनके जीवन चरित्र, व्यक्तित्व व कृति पर हमको उनके विचार प्रकट करें। माननीय डॉक्टर चेतन भट्ट सर। ताम्रध्वज बोरकर साहिब, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। क्या सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से आज यहाँ आयोजित होने वाले इस संयुक्त प्रेस विरासत दिवस की जो 25वीं कड़ी में उपस्थित हमारे सम्माननीय मंच, जिसमें कुछ लोगों का आना भी बाकी है, आमंत्रित विद्वान और विशेषज्ञ हो सकता है कि कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित हों। साथ ही जो समस्त श्रोतागण हैं, मैं आप सभी का और विशेष रूप से चंद्रशेखर सर का और आप राजीव रंजन सर का और आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय पत्रकारिता जगत के जो पुरोधा के स्तंभ कहे जाते रहे हैं, पंडित युगल किशोर शुक्ल, आदरणीय माखन लाल चतुर्वेदी जी, राजा राम मोहन राय जी, तो ऐसे तीनों जो प्रेरक हमारे स्तंभ हैं, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का एक सार्थक प्रयास चंद्रशेखर सर के द्वारा किया जा रहा है। ये सौभाग्य है कि हमें आईएसएमपी बैनर के तहत इस कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा अनुसार मुझे जो विषय प्राप्त हुआ था वो था माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। कुछ ही देर पहले उन्होंने मुझसे कहा कि संक्षिप्त में बाद में पहले आप ये पूरा जो है राजा राम मोहन राय जी के व्यक्तित्व पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल पूरी तरह से मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके बारे में भी कुछ बता सकूं या उनके विचारों को रख सकूं। तो मैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आप सभी श्रोताओं को यह यहाँ बताना मैं उचित समझता हूँ और अत्यंत आवश्यक भी है कि एक मिशन के रूप में वर्ष 2017 में स्थापित, यानी कि विगत 6 वर्षों से निरंतर 6 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर मीडिया प्रोफेशनल्स की प्रोन्नति के लिए सजग रहने वाली हमारी इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल नामक संस्था सफलता के मार्ग पर लगातार प्रशस्त है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय समय पर जो आयोजित होने वाले ये विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं उसके माध्यम से
अभिव्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभाओं को सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों एवं सिद्धांतों के साथ साथ सकारात्मक पहलुओं के बारे में एक अविस्मरणीय प्राप्त होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मीडिया की चूंकि छवि की बात है, मीडिया की अगर स्वच्छ छवि हम बनाने की कोशिश लगातार रूप से प्रयत्नशील होकर पिछले कुछ वर्षों से आईएसएमपी द्वारा समाज को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाने, इस तरह के जो गंभीर चिंतन से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो उसके माध्यम से मीडिया जगत से संबंधित जो भी पेशेवर होते हैं, चाहे वो अकादमिक जगत के हों, चाहे वो प्रोफेशनल हों, चाहे वो किसी मीडिया हाउस से संपर्क सीधा रखते हों या सोशल मीडिया से संबंधित हो, लगातार मतलब तरह तरह के जो व्यक्तित्व हैं उनको शामिल किया जाने का प्रयास रहा है और एक नई ऊर्जा का संचार करने का जो अद्भुत मतलब प्रयास चंद्रशेखर सर के द्वारा रहा है, वो वाकई में हमारे लिए बहुत प्रेरक और ऊर्जावान शक्ति का एक वो स्रोत के रूप में कार्य करता है। मुझे इससे पहले सिर्फ इतना ही कहना था। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ कि जहाँ तक बात अगर मैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में करूँ, तो अपने उनसे संबंधित जो मेरे विचार हैं, मैंने उन्हें एक विद्यार्थी और शोधार्थी के रूप में ही अब तक जानने व समझने का प्रयत्न किया है। चूंकि मास्टर्स के दौरान, एमफिल के दौरान, फिर पीएचडी के दौरान समय सीमा के अंतर्गत मतलब लगातार अपनी उपाधि को करने के उसमें सिलेबस के पीछे हम लोग रहते हैं अधिकतर, तो ज़्यादा समय तो नहीं मुझे मिला, लेकिन हाँ, मैंने अतिरिक्त समय निकाल कर मैंने इनके बारे में, ऐसे धरोहरों के बारे में मैंने जानने का कोशिश की, समझने की और उनको जानने व समझने का लगातार प्रयत्न भी किया। समय समय पर मैं पढ़ता भी रहता हूँ कि इससे क्या होता है कि जो पुराने समय की चीज़ें रहती हैं वो एक प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे अपने व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है। और मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कैसे एक साधारण व्यक्ति या साधारण व्यक्तित्व अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर निरंतर प्रतिमान गढ़ते हुए, मतलब लगातार आप उनके जीवन में देखें किस तरह से मतलब संघर्षों के समय में जिस समय हम आजाद भी नहीं हुए थे, स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, अंग्रेजों का वर्चस्व था पूरे देश भर में, ऐसे समय में लगातार वो प्रतिमान गढ़ते गए और अंत में मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर की प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित हो गए, जिन्हें देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशी जगत भी उन्हें काफी सराहनीय नजरों से या सराहनीय एक व्यक्तित्व के रूप में उन्हें देखता है। कि ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय ही पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हो या युगल किशोर शुक्ल हो या राजा राम मोहन रॉय हो या अन्य जो विभूतियां रही हैं हमारे पत्रकारिता जगत से संबंधित, ऐसे लोगों को केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पढ़ा लिखा जाता है और काफी शोध कार्य इनके ऊपर किए जाते रहे हैं। तो अगर हम अपने यहाँ की बात करें, इन भारतीय इतिहास में अगर हम देखें, हिंदी जगत में देखें, हिंदी पत्रकारिता जगत में देखें, तो एक अमिट छाप जो है उन्होंने लगातार छोड़ने की कोशिश की। एक अक्षुण्ण प्रतिभा के वो धनी रहे और एक प्रख्यात राष्ट्र कवि भी कहे जाते रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी वो थे ही, और लेखक जो उनकी लेखन शैली रही जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में काफी मतलब लोगों को जन चेतना की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन चेतना प्रदान करते रहे लगातार। तो ऐसे प्रबुद्ध हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक छोटे से गांव में, जिसे बाबई के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ 4 अप्रैल 1889 को नंदलाल चतुर्वेदी जी के परिवार में उनका जन्म हुआ। उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा, फिर मिडिल स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और मिडिल शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही उन्होंने 1904 में वे खंडवा के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में भी हुए। लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने
अपने लेखन कौशल का जो लोहा था, या ये कहें कि लेखन कौशल का उपयोग जो है वो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करना प्रारंभ कर दिया। अपने स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा में भी उत्कृष्ट दक्षता प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुए। 1910 में उन्होंने अपनी जो मिडिल शिक्षा, मिडिल स्कूल की अध्यापक के रूप में जो वो नियुक्त हुए थे, उन्होंने वो उस नौकरी का परित्याग किया और उसके बाद उन्होंने लगातार राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने की ओर वो अग्रसर रहे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा जी जो हैं वो लगातार अपने, जब वो अध्येता वाले युग में थे तो उसमें लोकमान्य तिलक जी को काफी फॉलो करते थे, मतलब उनके विचारों से काफी अत्यंत प्रभावित होते थे। जिसके बाद उनका संपर्क पत्रकारिता जगत की एक महान विभूतियों में एक रहे आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी से उनका संपर्क हुआ। के बाद दोनों ने साथ मिलकर शुरुआत की, साथ ही गांधी जी से भी उनकी मुलाकात हुई। ये जो गांधी जी की मुलाकात वाला प्रसंग ऐसा जाता है कि ये ही वो रोचक प्रसंग है जब दादा माखनलाल के जीवन में एक रोचक मोड़ आया, क्योंकि ये वह पल था कि जब पूर्ण रूप से जो है राष्ट्रीयता की भावना उनके अंतर्मन में समाहित हुई और वो भावना की ओर ओतप्रोत हुए। साथ ही यही वो प्रसंग है जिसने उनकी जीवन शैली का नवीन तथा एक उन्नत दिशा की ओर किया उन्हें आगे बढ़ने के लिए। या ये कहें कि इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जो कविताएं लिखना प्रारंभ किया, देश हित में जो उनकी वाणी रही, उस ओर उन्होंने गांधी जी से मतलब इतना प्रभावित हुए कि उसके बाद फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने वर्ष 1919 में कर्मवीर जो उनका साप्ताहिक निकलता था उसका संपादन आरंभ करके एक नए जीवन में प्रवेश किया। वे साहित्य, मतलब जो इनका वो था कोर एरिया था, राजनीति और साहित्य दोनों विधाओं में अब समान रूप से उनका शिखरता की ओर निरंतरता से चलना शुरू हो गया और उस ओर वो अग्रसर होते ही रहे। जब वर्ष 1920 में गांधी जी द्वारा संचालित जो असहयोग, उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी अगर किसी ने दी थी तो वो हमारे दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे। 1921 में उनको राजद्रोह के अपराध, 1923 में जब मुझे लगता सर को याद होगा कि 1923 में नालंदा सत्याग्रह में भी उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज की। और उसके बाद जब गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी हुई तो उसके उपरांत अब ये समय वो था कि जब प्रताप नामक जो समाचार पत्र था वो अपने बिल्कुल चरम काल पर था और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि प्रताप के जो संपादक रहे हैं, मतलब आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी हुई तो उसका संपादन का दायित्व किसे दिया जाए। तो कुछ समय तक हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही उसका संपादन सफलतापूर्वक संभाला भी और उसका निर्वहन भी किया उस दायित्व का। इसके बाद 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आया तो उन्हें फिर से कारावास की सजा फिर सुनाई गई, जहां इस बार मतलब ऐसा हुआ कि इस कारावास की सजा में उनको जो है अंग्रेजों के द्वारा काफी प्रताड़ित भी किया गया। जेल के अंदर मतलब काफी सहना पड़ा उस प्रताड़ना को, मगर फिर भी वो कभी अपने लक्ष्य से भटके नहीं और ना ही कभी उन्होंने अपने लक्ष्योन्मुखी मार्ग जो था उनका, जो लक्ष्योन्मुख मतलब लक्ष्य की ओर मुख करके जिस तरफ वो चलना शुरू किए थे उससे कभी मतलब विमुक्त नहीं हुए। उनकी लेखन और अगर भाषण शैली की बात की जाए तो उनकी जो प्रतिभा थी वो इतनी बलवंत थी कि जन समुदाय, मतलब आन जन समाज जो है उसमें एक विशाल वर्ग में अगर राष्ट्र प्रेम हित की भावना अगर जगाने को देखा जाए तो
माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही वो शैली थी कि जिससे आम जन भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या देश प्रेम के लिए या राष्ट्र हित के लिए देखते ही देखते मतलब प्रबलता से उनके साथ हो चले थे। क्योंकि उनका मतलब जितना उनका कमांड मैं कहूँगा कि लेखन शैली पर था, समान रूप से उतना ही उनकी भाषण शैली भी उतनी ही प्रतिभावान रही है। जब वर्ष 1943 में उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। ये वो समय था जब इससे एक वर्ष पूर्व मतलब 1942 में उनकी एक कृति प्रकाशित हुई थी, हिम कीर्तनी, जिसके लिए उन्हें उस समय हिंदी जगत में मतलब हिंदी साहित्य के जगत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था वो उन्हें प्रदान किया गया था। शायद मैं जीव रंजन सर से भी कहूंगा कि अगर मैं सही हूँ तो लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि उस समय हिंदी साहित्य जगत का जो पुरस्कार था वो किस नाम से दिया जाता था। मैं उसको शायद देव पुरस्कार करके कुछ इस तरह से वो रहा करता था उस समय। तो साहित्य मतलब इस 1943 में ही जब हिम कीर्तनी के लिए और साहित्य देवता भी 1943 प्रकाशित हुई थी। उसके बाद उनकी 1952 में एक माता काव्य रचना उनकी प्रकाशित हुई जो काफी प्रचलित हुई। और हिंदी मतलब अगर हम देखें तो संपूर्ण देश भर में अगर हिंदी काव्य और साहित्य के रूप में अगर हम देखें तो पूरे देश भर के जो साहित्य के विद्यार्थी होते हैं वो उनकी रचनाएं पढ़ते रहते हैं और अत्यंत भाव विभोर भी हो जाते हैं। ऐसे ही 1948 में उन एक काव्य संग्रह हेम तरंगिनी जिसके लिए उन्हें 1955 में प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। संभवतः मैं सही हुआ तो वर्ष यही है 1955 में शायद उन्हें प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और 1952 में वो जो जिसकी अभी मैंने जिक्र किया कि माता काव्य की जो रचना प्रकाशित हुई थी वो 1952 पास ही प्रकाशित हुई थी। क्योंकि हिंदी साहित्य में इतने प्रबुद्ध रचना देने वाले अगर हमारे माखनलाल चतुर्वेदी को जब पूरे देश भर के विद्यार्थी शोधार्थी पढ़ते हैं उनकी रचनाओं पर शोध करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रचनाओं में एक मतलब एक ज्वलनशील एक ज्वालामुखी के समान एक अंतर मन में जो विषमताएं रहती हैं उस मतलब उस दमित अग्नि को लगातार इस ओर वो किया जाता है कि वो कभी भी फूट के बाहर आ सकती है आम जन के हृदय में से, या ये कहें कि जो संवेदना होती है उसकी जो हुंकार अगर मन में जो बैठी रहती है विषमतियों से घिरे जाने के बाद, तो उस आक्रोश को बाहर लाने के रूप में मान लो एक अहंकार का रूप धारण लेना, ये उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हिंदी साहित्य जगत में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए उन्हें सागर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि भी प्रदान की थी। वर्ष 1963 में शिक्षा जगत तथा साहित्य जगत में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा ये पद्म भूषण पुरस्कार से भी इसके अलावा हमारे देश का एकमात्र तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ पहले वो सबसे प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से ही भोपाल में उसका प्रारंभ हुआ और आज देश भर में काफी मतलब विद्यार्थी शोधार्थी और पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं वो लगातार नाम रोशन करते रहे हैं पिछले काफी वर्षों से। इसके अलावा जो देश भर में उनकी काफी उनके नाम से मतलब पत्रकारिता जगत में हिंदी साहित्य जगत में उनके नाम से भी काफी पुरस्कार विद्यार्थी शोधार्थी और उनकी रचनाओं को लगातार दिए जाने लगे हैं। इसके अलावा उनका एक वो भी था कि समाचार पत्र यदि संसार की एक बड़ी ताकत है, क्योंकि उस समय समाचार पत्रों का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि अंग्रेजों को
बार उनको घेर लेता था और उन्हें मजबूर कर देता था कि उस समाचार पत्र को बंद तक करवा देते थे वो लोग। मतलब इतना खौफ भी था और इतना प्रभुत्वशाली भी था समाचार पत्र, और संपादक का जो दायित्व है वो उनकी रचनाएं, उनकी लेखन शैली इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती थी कि अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। तो वो लगातार उनका एक मत था कि हाँ, समाचार पत्र यदि संसार की एक बड़ी ताकत है, शक्ति है, तो इसके सिर कम नहीं है। क्योंकि जोखिम इसीलिए कि हमने लगातार देखा है कि किस तरह से मतलब समाचार पत्रों में अंग्रेज और या अंग्रेजी हुकूमत ने कभी पीछे नहीं रहे। वो जब उनको लगा कि हाँ, इससे उन्हें खतरा है तो तुरंत उसको दमन करने की और उनका कदम ले लिया जाता था। कर्मवीर आया था। कर्मवीर के अलावा माखनलाल जी ने के उसमें संपादन में ही 1913 में प्रभा, जो कि एक मासिक पत्र था, उसका भी प्रकाशन किया गया। 1923 में प्रताप, जिसका मतलब मैंने बताया कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी को सजा हुई तो उसके बाद उन्होंने ही दायित्व संभाला। 1925 में भी जब कर्मवीर जो है वो खंडवा आया, तो तब से लेकर मतलब खंडवा आने के बाद 1925 से लेकर और अपने मृत्यु पर्यंत ने लगातार उसका संपादन किया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 45-46 वर्षों की वो यात्रा रही माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसमें उन्होंने पत्रकारिता जगत की एक आधारशिला तो मतलब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उसको मजबूती प्रदान करने में पूरा अथक और सार्थक दोनों तरह का उनका पूरा प्रयास रहा कि किस तरह से मतलब पत्रकारिता को मजबूत किया जाए। अगर हम देखें तो पत्रकारिता के उनको आदर्श के रूप में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विद्यार्थी के समय से, क्योंकि मतलब लगातार एक बड़ी शक्ति जो है वो संसार को समाचार पत्रों के द्वारा मिलती रही। इसलिए तो ये एक मतलब ऐसा कहेंगे कि हिंदी के अनेक जो श्रेय। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि उनकी जो ये थी उनके पत्रकारिता में जो मतलब उन्होंने एक अपने लिए एक आचार संहिता भी तैयार की थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि पत्रकार कोई ऐसे लोग हैं जो अनैतिक कृत्यों की ओर भी अग्रसर हो या मतलब वो मनमानी कर सके। तो उसमें भी उन्होंने जब उनका जो समय था उसमें शाहिद सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बीच शाहिद सर उपस्थित हो चुके हैं। जी जी। तो लगातार माखनलाल चतुर्वेदी भाई संपादक कर मतलब संपादक हो या क्योंकि कर्मवीर के वो संपादक थे, तो कर्मवीर परिवार की कठिनाइयों का उल्लेख कभी भी उसमें समाचार पत्र में ना किया जाए, या कभी किसी आर्थिक मदद के लिए किसी तरह की कोई अपील ना की जाए कि मतलब अगर ग्राहक संख्या बढ़ानी हो तो ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए इसका कोई मतलब विज्ञापन या इस तरह की चीजों से कुछ वो सरोकार रहे। क्रांतिकारी पार्टी जब रही उसके विरुद्ध गांधी जी के वक्तव्य जो थे उनको छापने से भी इनकार कर दिया गया था। ये भी उनके आचार संहिता का ही एक भाग था कि उसको उनके वक्तव्य को नहीं छापने से इनकार कर दिया गया। और कभी भी जैसे हम कहते हैं जो सेंसिटिव जर्नलिज्म होती है या सेंसेशन जिससे होता है, इस तरह की खबरें कभी भी प्रकाशित करने की और उन्होंने किसी को अपना वो नहीं कहा कि मतलब आपको सनसनी फैलाने वाली खबरें हमारे समाचार पत्र का हिस्सा बने। ना ही कभी विज्ञापन जुटाने के लिए उन्होंने किसी तरह की नियुक्ति की, या विज्ञापन वाली जो एजेंसियां रहती हैं या व्यक्ति रहते हैं उसकी उस तरफ भी उन्होंने कभी इन आचार संहिताओं का पूरी तरह से उन्होंने पालन किया। तो ये मतलब एक ऐसी प्रतिभा का मतलब हमारे बीच में होना एक पत्रकारिता के आदर्श पदचिन्हों को मतलब हमें दिखाता है कि किस तरह से मतलब पत्रकारिता के विद्यार्थियों को सीखना भी है, उसका अनुसरण भी करना है, पालन भी करना है, और
समय समय पर ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे पुरोधाओं से या ऐसे प्रेरक स्तंभकारों से हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तभी हम एक सही सकारात्मक दृष्टि के साथ हम पत्रकारिता को आगे ले जाएं। अन्यथा फिर क्या होगा कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो उसमें फिर बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने मतलब इसमें पंडित माखनलाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखने की कोशिश की। अतः पुनः एक बहुत बार इस मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवियों को और मार्गदर्शकों को, आदरणीय चंद्रशेखर सर, आप जैसे सभी समाज सेवकों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए यह अवसर प्रदान किया। साथ ही आप सभी महानुभावों ने इसे मेरे विचारों को धैर्यपूर्वक सुना और मेरी संस्था के प्रति यह सिलसिला निरंतर आगे भी जारी रखने में मैं समर्थ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर चेतन भट्ट जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे जी कि जी राजा जी। राम मोहन राय जी पर भी अपनी बातों को रखें। हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब राजा राम मोहन रॉय जी का जो पत्रकारीय जीवन रहा है, तो वो सर काफी पहले मैंने उन चीजों को दरअसल देखा है, तो मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंश जो है मैं बता सकता हूँ कि जैसे ब्रह्मनिकल मैगजीन है ना, तो संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, ये उनके मतलब समाचार पत्र रहे हैं जिसने काफी मतलब लोगों को काफी जन समुदाय को मतलब प्रेरणा दी। क्योंकि ये पत्रकारिता के इतिहास में ही हम लोगों ने पढ़ा था, और अभी पिछले कुछ समय से मैं इस विषय को पढ़ा भी नहीं रहा हूँ कहीं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगी इसके बारे में बताने में सर। तो ये है। कोई बात नहीं है। जो भी आपके पास तथ्य हैं जी उनके प्रकाश में ही आप अपनी जी बातों को रख दें, चेतन जी। जी जी। मेरे पास सर राजा राम मोहन रॉय के बारे में अभी मतलब एकदम से बता पाना तो वो होगा, लेकिन हाँ कि ये था कि जब लड़कियां इस देश के में समाज में जब अपने शिखर पर थी, तो उनके विरुद्ध लगातार जो संघर्ष किया, उनकी पत्रकारिता या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मतलब एक उनको भी काफी सबक सिखाया था। पूरी तरह से जो है राजा राम मोहन रॉय ने अपने आप को समर्पित किया राष्ट्र सेवा के प्रति, कि मतलब वो अंग्रेजों से तो लड़ ही रहे थे, अंग्रेजों से मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो एक उनका एक जो ज्योति उन्होंने थी वो तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो कुरीतियां हमारे समाज में वो थी, है सती प्रथा है, जातिवाद है, या पर्दा प्रथा है, इस तरह की जो अंधविश्वास है, ऐसी कुरीतियों के प्रति मतलब उन्होंने काफी काम किया। जो सामाजिक जो मतलब हमारे जो देश में सामाजिक धार्मिक या इस तरह के सुधार हुए, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी, जिसमें भी उसमें भी यही बताया गया था कि सामाजिक बुराई है उन पे उन्मूलन के लिए किस तरह से हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विज्ञान की ओर उन्होंने काफी एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश की। तो ये है कि मतलब काफी उन्होंने भ्रांतियां थी उसको दूर करने के लिए अपनी लेखन शैली, अपनी पत्रकारिता जीवन को मतलब उन्होंने हथियार बनाया, और उसके द्वारा मतलब ये कुरीतियों से निजात दिलाने की पूरी कोशिश की। राम मोहन रॉय का जो खुद का व्यक्तित्व था, तो वो तो इतना प्रभावशाली माना जाता रहा है कि वो कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानते थे। क्योंकि एक एक ये भी था कि एक तो उनके बांग्ला होने की वजह से भी हिंदी
और फारसी का जो संयोग उन्होंने अपना मजा हुआ था। तो ये सारी चीजें मतलब लगातार उनको प्रेरित करती रहती थी कि वो देश के जनता के बीच में जाएं और वहां पर उनको प्रोत्साहित करें, लगातार उनका संवर्धन करें कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर हमें बढ़ते जाना है। ये मुख्य उद्देश्य उनका रहा है सर। जी चेतन जी, अब ताम्रध्वज जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डॉक्टर चेतन भट्ट साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग, देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून। आपने जो देश प्रेम देशभक्त डॉक्टर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इनके जीवन का पूरा परिचय हमको और हमारे जो पत्रकार बंधु हो इनको दिया, तो उसके इसमें मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर चेतन भट्ट साहब ने जो राजा राम मोहन राय इनके बारे में भी जो रूढ़ी परंपरा सती प्रथा त्याग कर आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक जीवन जीने की कला राजा राम मोहन राय जी ने ये की शुरुआत की। तो ये जो बातें की बताई हमको, इसके बारे में मैं उनका आभार करता हूँ। और हमारे साथ में अभी डॉक्टर शाहिद अली साहब रायपुर से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पंडित युगल किशोर शुक्ल इनके बारे में हमको मार्गदर्शन करेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर शाहिद अली साहब। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। जी नमस्कार हाँ सर, मैं चेयर नमस्कार। आदरणीय हमारे माननीय चंद्रशेखर साहब का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। साथ ही समस्त वक्ताओं का, उपस्थित यहाँ पर विद्वान जगत के लोग हैं और जगत के उन सभी का, प्राध्यापकों का भी थोड़ा विलंब हुआ मुझे, इसके लिए खेद भी मुझे व्यक्त करता हूँ। अभी मैं जो विषय आपने दो रखे हैं, मुझे पंडित युगल किशोर जी के विषय में कहा आपने, भी मैं देख रहा हूँ कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और आज का जो विषय है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और राजा राम मोहन राय जी पर है। राजा राम मोहन राय जी को मैंने अभी सुना भाई चेतन भट्ट जी से। तो क्या ये मैं इस विषय पर बोलूं या फिर आप? शायद जी आप तीनों चरित्र को आप समेट सकते हैं, तीनों को आप अपनी समीक्षा में ले सकते हैं। हाँ जी, वैसे बड़ा कठिन है इनको समेटना बहुत विशाल व्यक्तित्व है इन सभी महानुभूतियों का। हम लोग इन्हें आज प्रेस विरासत पे इन्हें अपने याद कर रहे हैं। शायद ही देश में अब ये परंपरा बाकी है कि हम अपने ऐसी महान विभूतियों का, जो जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक बड़ा योगदान दिया, बल्कि हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, मैं कहूंगा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकारिता और देश प्रेम का जो अद्भुत योगदान है, वो शायद ऐसी महान विभूतियों के माध्यम से ही हमको मिलता है। और इनकी प्रेरणा से ही हम लगातार अपनी पत्रकारिता को परिष्कृत करते जा रहे हैं। और मुझे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में यदि मैं थोड़ी सी बात कहूंगा अपनी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ से उनका सीधा संबंध रहा है। जो एक कविता यहाँ लिखी गई, चाह नहीं में, शायद आवाज फिर कट गई। आवाज आ रही है ना? आ रही सर, आवाज आ रही सर।
कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। हेलो। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का यहाँ बिलासपुर से काफी गहरा संबंध रहा है छत्तीसगढ़ के, और ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ होशंगाबाद के एक छोटे से गांव में, और बाबई नाम की जगह है। और इस छोटे से गांव से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। और ये उस वक्त के मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े पत्रकार हुए हैं, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, इनकी भाषा पर बड़ी विशेष पकड़ हुआ करती थी, और केवल एक भाषा ही नहीं, कई भाषाओं में एक संवाद हुआ करते थे। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को देखें तो वो संस्कृत भी के भी अधिष्ठाता थे। वो बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी के तो परम विद्वान थे। इतनी भाषाओं में उनका संवाद अपने पाठकों से होता था। ये एक जो विशेष उनकी पत्रकारिता और साहित्य के प्रति अनुराग था कि भाषा के संस्कार उन्होंने दिए पत्रकारिता को। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी भाषाएं उन्होंने अपने घर पे ही सीखी, घर पे ही रह के। तो ये कहना चाहिए कि आज जब हम भाषा को लगभग बहुत छोटा समझ रहे हैं, भाषा पर आज पत्रकारिता की आप स्थिति देख सकते हैं कि हम भाषा पर पत्रकारिता धीरे धीरे, हिंदी पत्रकारिता भी उसमें खास तौर पे हम कहेंगे कि वो अंग्रेजियत की तरफ बढ़ने लगी है। हिंदी पत्रिकाओं में जो है और दोनों इस बात को आज विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे हिंदी साहित्य के वरेण्य पत्रकारों ने न केवल भाषा को लेकर अपना प्रेरणा पत्रकारों को दी, बल्कि उन्होंने पूरी पत्रकारिता का जो एक योगदान था, या कहें कि जो पत्रकारिता की जो एक मिशन की जो भावना थी, या पत्रकारिता से देश की जो सेवा करने की एक ललक थी, उसको भी उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे उसमें उसका प्रयोग किया। तो ये एक बहुत ही खास बात है कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया, उसमें उनका लेखन कौशल खास तौर पे उस वक्त भी काफी पहचाना गया, जब असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो प्रमुख गतिविधियां देश के लिए चल रही थी, और जेलों में अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को भी वे खुद कई बार जेल गए और उन्होंने उन अत्याचारों को भी सहा, लेकिन अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए। ये एक बड़ी बात है। आज हम लोग बहुत इस बात पर पूछते हैं कि क्या हम आज के समय में हम कितने अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उस वक्त जेल में यातना सहकर भी उन्होंने अपनी कलम से जो उनकी रोशनी समाज को मिल रही थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा मिल रही थी, उसको उन्होंने बनाए रखा। वैसे देखें तो उनकी जो पत्रकारिता के संबंध में कहे कि जो जिन खास प्रभा और कर्मवीर का उन्होंने संपादन किया, ये दोनों ही पत्रिकाएं जो पंडित जी के लेखन से, उनके संपादन से निकली, प्रभा और कर्मवीर, जिसको हम आज भी बहुत ही सम्मान से देखते हैं कि ऐसी पत्र पत्रिकाएं शायद ही आज हमारे सामने में उदाहरण के स्वरूप या मिसाल के रूप में मिलती है। और ये भी एक खास बात है कि जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन 1943 में हुआ, तो उनकी कई रचनाएं देश के युवाओं
जोश भरने का काम करती थी। और अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में इस बात को खासतौर पर उन्होंने रेखांकित किया कि हम अपनी पत्रकारिता और साहित्य के जरिए हम देश सेवा का एक बड़ा महाअभियान चला सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और यदि देखा जाए तो उनकी तो बहुत सी कालजयी रचनाएं थी, जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध था, हिम किरीटिनी, मतलब कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में आई, तो हिम किरीटिनी 1941 में, साहित्य देवता 1942 में, हिम करंगिनी, माता युगचरण, समर्पण और वेणु लो गूंजे धरा, उनकी कहानियों का संग्रह भी काफी चर्चित रहा। अमीर इरादे गरीब फायदे जैसे नामों से छपा है, जो काफी रेखांकित किए जाने योग्य है। इसके अलावा उनकी कुछ कविताएं जो थी, जो अमर कविताएं कही जाती हैं, अमर राष्ट्र है, अंजलि के फूल गिर जाते हैं, आज नून के बंगले में, इस तरह ढक्कन लगाया रात में, उस प्रभात तू बात न माने, किरणों की शाला बंद हो गई छुप छुप, कुंज कुटीरे यमुना तीरे, गाली में गरिमा घोल घोल, भाई छेड़ो नहीं मुझे, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संध्या के बस दो बोल सुहाने लगते हैं, जैसी कविताएं, अमर कविताएं जो युवाओं को बहुत प्रेरित किया करती थी। देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में इन कविताओं ने भी बड़ी भूमिका अदा की। यानी कहने का तात्पर्य यह है, केवल पत्रकारिता ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के साथ जो साहित्य का जो संबंध था उसको उन्होंने स्थापित करने का काम किया, और एक हम कहेंगे कि नए तरह का एक, मैं कहूंगा बल्कि वो एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। और शायद उनको आज इसीलिए भोपाल में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी उनके नाम से है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को पत्रकारिता का हम स्वयं में उनको विश्वविद्यालय कह सकते हैं, साहित्य का विश्वविद्यालय कह सकते हैं, जिनकी धारा आज भी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग सेवारत हैं, खासतौर पर उनको स्मरण किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ी बात है कि आज जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे पुरस्कारों से लोगों में अहंकार आ जाता है, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पत्रकार थे जिन्हें जब पद्म भूषण पुरस्कार मिला, और उसी के बाद कुछ समय बाद जब राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक आया और उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी पर जो प्रहार हुआ उसके माध्यम से, और उससे रुष्ट होकर उसके विरोध में, आक्रोश में उन्होंने पद्म भूषण जैसा सम्मान बता दिया था। ये एक बड़ी घटना थी जहां आज इसके लिए लोगों की एक बड़ी लॉबी लगती है, लॉबी करते हैं। तो वो ऐसे भी व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व था। और हम ये जानते हैं कि जब तक हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम के साथ एक भारतीय आत्मा नहीं जोड़ते, तो उनकी कहानी या उनके विषय में संपूर्णता नहीं आती है। एक भारतीय आत्मा के रूप में हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद करते हैं। ये एक विषय है कि हम किस तरह से एक व्यक्तित्व को पहचानते हैं, किस तरह से उनको, उनकी स्मृतियों को संजो सकते हैं। और इसी तरह से मैं राजा राममोहन राय साहब के बारे में, हमारे भाई चेतन भट्ट जी बहुत अच्छा उन्होंने प्रकाश डाला। और राजा राममोहन राय जी को जब हम उनकी पत्रकारिता को देखते हैं या उनकी कलम के विषय में बात करते हैं, तो उसका सीधा जो संवाद है या संदेश है वो ऐसे निकलता है कि राजा राममोहन राय का
की जो कलम थी वो समाज सेवा के लिए होती थी, सामाजिक उत्थान के लिए हुआ करती थी। सीधे सीधे उन्होंने जब सती प्रथा बड़े जोरों पे थी, सती प्रथा का बहुत दुष्प्रभाव था, तब अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित करवाया। उसी टाइम इसका विरोध बहुत प्रबल तरीके से समाज में हुआ। ये राजा राममोहन राय की राजा राममोहन राय का बहुत बड़ी देन थी। और इसी तरह से बाल विवाह के खिलाफ भी वो खड़े हुए, और बाल विवाह के खिलाफ हम जानते हैं कि पंडित राजा राममोहन राय का जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है। तो अब यदि देखा जाए तो इन पत्रकारों की स्मृति में राजा राममोहन राय ने जिस ब्रह्मजिनिकल मैगजीन निकाली, संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने एक समाज से अपना एक संवाद स्थापित किया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो पत्रकारिता है वो पूरे समाज को समर्पित थी। उनका जो विशेष योगदान था, खासतौर पर बच्चों, महिलाओं इत्यादि के लिए यदि देखें तो बहुत बड़ा योगदान था। तो ये पूरा एक कहना चाहिए एक ऐसी विरासत है जिन्हें हम ऐसे महाभूत आत्माओं के जरिए जानते हैं। इस तरह से जब हम हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जीवन किशोर शुक्ल जी को समझे तो शायद आज हम लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो उन्होंने पत्रकारिता का पौधा रोपा है और एक दिन चलकर वो इतना विशाल वटवृक्ष की तरह इतने बड़े देश में वो आगे बढ़ेगा, शायद इसकी कल्पना हम लोगों को नहीं थी। ये उदंत मार्तंड की उन्होंने जब पत्रकारिता को स्थापित किया, उदंत मार्तंड पत्रिका के जरिए, समाचार पत्र के जरिए 1826 को, तो ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा एक कदम था कि हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए, उसकी पत्रकारिता को समृद्ध करने के लिए उन्होंने उदंत मार्तंड जैसे समाचार पत्र की स्थापना की। और ये एक विषय है कि कोलकाता जैसी जगह से, मतलब उन्होंने कोलकाता में भी रहकर कानपुर से कोलकाता तक उदंत मार्तंड जैसी पत्रकारिता की एक उस बीजारोपण जो किया उन्होंने, उसको आगे प्रकाशित किया, उसे फैलाया, और उसके आलोक में ही पत्रकारिता की दिशा जो है तय हुई है। और ये उदंत मार्तंड ही था जो अंग्रेजों की जमीन को खिसकाने में, उनके जमीन को तरह से देखा जाए उपनिवेशवाद भारत में था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उनका इस तरह से दबाव, प्रभाव, आतंक था। तो शायद हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जिसने उस दबाव, आतंक और प्रभाव से हिंदुस्तानियों के हित में जो कार्य किया, तो शायद ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। तो ऐसे अग्रणी पत्रकारों के, संपादकों के, साहित्यकारों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में आज जिस कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है, तो हम लोग उन्हें याद करके बड़ा धन्य हम महसूस करते हैं और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम ऐसे अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं। तो इसका श्रेय मैं आदरणीय चेयरमैन सर को देना चाहूंगा कि वो बड़े समर्पण से, बड़े संकल्पित होकर, और हम लोगों को भी वो प्रेरित करते हैं कि हम लोग अपनी व्यस्तताओं के बीच भी वो हमें कम से कम इस विषय पर एक साथ खड़े होने का एक मंच यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं।
मैं बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं। और ऐसा लगता है कि पिछली बार जब आपने चेयरमैन सर ने कहा था कि हम बैठकों में या इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थिति बड़ी कम होती है, तो सच में मुझे बड़ा इस बात का बड़ा इसकी ग्लानि हुई, बड़ा एहसास हुआ कि ये ऐसा क्यों होता है। और हम बुद्धिजीवियों को कम से कम इसमें कम से कम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर होना चाहिए। और ये संवाद की पाठशाला है, मैं इसे एक पाठशाला की तरह लेता हूँ। और जब ऐसे विभूतियों को जब हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से उन पर चर्चा करके, उन पर थोड़ी सी बात कह के ऐसा लगता है कि शायद हमने भी उस गंगा में गोता लगा लिया है और पवित्र होकर बाहर आ गए हैं। तो ये मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं सर। मैं बहुत संक्षिप्त में, चूंकि ये प्लेटफॉर्म बड़े संक्षिप्त में बोलने का होता है, मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत आभार डॉक्टर शाहिद अली साहब। आपने भारतीय मीडिया के प्रेरक स्तंभ पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, इनके बारे में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन हम सब पदाधिकारियों को दिया। और ये वेबिनार में आप अतिथि के रूप में हमको जो जानकारी दी, उसके बारे में हम ISMP वेलफेयर चेयर की ओर से मैं खुद आपको आभार मानता हूँ। और मैं अपने चेयरमैन साहब उनको 2 शब्द बोलने की ये करता हूँ, बुलाता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ताम्रध्वज जी। आज ये हम लोगों का 25वां संयुक्त प्रेस विरासत दिवस का आयोजन है, जिसमें हम प्रतिवर्ष हम ऐसे अपनी विरासत को याद करते हैं जिनकी कृतियों से, जिनके अच्छे गुण के व्यवहार में लाने से जो हमारे भारतीय समाज आपकी आवाज में नहीं जो सर, आवाज कट रही है। जो सत्ता और समाज के परिवर्तन को हम सब देखने के साक्षी रहे हैं, इनका एक अहम योगदान रहा है। और आज के जो हमारे विरासत के जो चरित्र रहे हैं, हमारे आज के आदरणीय वक्ता डॉक्टर शाहिद अली जी और डॉक्टर चेतन भट्ट जी ने विस्तार से इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की है, जिससे हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को लाभ मिलेगा। और संभवतः ये आशा की जाती है कि इससे लोगों में एक प्रेरणा का भाव उत्पन्न किया जा सकेगा, जिससे वो अपने प्रोफेशन में जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा सकेंगे। तो आजादी के पूर्व जितने भी हमारे चरित्र हैं, साहित्यकार, पत्रकार, वो खुद में संस्था रहे हैं और स्वयं में ही वो प्रकाशक, संपादक, मुद्रक सभी की जिम्मेदारी
निभा चुके हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि जो तत्कालीन समाज में अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की भावना उनके अंतर्गत, उनके मन में थी। और वर्तमान जो स्थिति है हमारे मीडिया प्रोफेशन की और समूचे सामाजिक संगठनों की तथा सत्ता प्रतिष्ठानों की, वो बहुत ही निराशाजनक है। और हमारा एक प्रयास रहा है और आगे भी जारी रहेगा कि हम आईएसएमपी के विचार मंच से ऐसे विभूतियों को याद करें और उनके विचारों को प्रकाशित कराएं, प्रसारित कराएं और उनके सामाजिक उपादानों को लोगों के बीच ले जाएं, ताकि हम एक ऐसे स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें, जहां पर सभी नागरिकों को सुख, शांति और सुरक्षा की स्थिति मिल सके। और यह बात कटु सत्य है कि हमारे जितने भी इस तरह के वेबिनार या सदस्यों के साथ या ऑफिस बियर्स के साथ जो भी संपर्क संवाद के कार्यक्रम होते हैं, उनमें उपस्थिति बहुत कम होती है। लेकिन हमने कई बार अनेक अवसर पर ये कहा है कि संकल्प सबसे बड़ी हमारी शक्ति है और एक अकेला संकल्पित व्यक्ति वो अपने उद्देश्यों में सफल हो सकता है। और जितने भी हमारे ऊर्जावान सदस्य हैं, वो इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं और उनकी सहभागिता रहती है, उनकी प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ एक बात मैं अपने मन की कहना चाहता था। इसके पहले भी डॉक्टर शाहिद अली जी को हम नहीं अपने बीच पा रहे थे। आज वो क्षण है जब शाहिद जी हमारे बीच में हैं। हमने इसके पूर्व भी सदस्य संवाद के कार्यक्रम में हमने शाहिद जी के छोटे भाई वाहिद अली जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज भी हम उसी को फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि हम लोग 1 मिनट का मौन रखकर उनको अपनी श्रद्धांजलि दें।
ओम शांति, ओम शांति। तो धन्यवाद सर आपको। और संस्थान का परिवार एक है जिसे हम अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार की भांति इसको लेते हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों का सुख और दुख हमारा अपना सामूहिक सुख और दुख होता है। ये भावना हम सभी में प्रबल है और शायद यही वजह है कि रिश्तों में घनिष्ठता और मधुरता बनी रहती है। तो आज मैं बस इतना ही कहकर अपने को रोकता हूँ। ये जो कदम बढ़ रहे हैं हमारे समाज के समग्र विकास के लिए, उसमें मीडिया प्रोफेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो आंदोलन है, वो जारी रहेंगे और हम सब दृढ़ संकल्पित हैं कि हम इन कुरीतियों, बुराइयों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। हाँ हाँ, अभी ऑनलाइन हूँ, एक जगह ऑनलाइन हूँ और 5 मिनट में लगा रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर चेतन भट्ट जी, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी यात्रा में हैं, इसलिए वो रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम से वो जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और काजी साहब भी इसके पहले भी हमारे कार्यक्रम में थे। काजी साहब अब भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार राजीव रंजन प्रसाद जी को भी सुन लें और काजी साहब को भी सुन लें। रविंद्र डी इनामदार जी भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। आपको भी उनकी भी बात सुन लें। काजी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि काजी साहब अपने विचार कुछ रखें। काजी साहब। मैं तो सुनने के लिए बैठा था शाहिद अली साहब को, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया, दरगाह में थोड़े लोग आए थे, तो बहुत दिनों के बाद शाहिद अली साहब की आवाज़ सुनने मिली। सबके साथ हमेशा तो बात होती रहती है, डॉक्टर शाहिद अली साहब बहुत कम दिखते हमारे इसके सारे ग्रुप के अंदर। तो उस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मूड में नहीं के मैंने उस हिसाब से तैयारी नहीं की है कुछ, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और गंभीर सब्जेक्ट के ऊपर बड़े पत्रकार ही बात कर सकते हैं। डॉक्टर शाहिद अली साहब हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो शुक्रिया शाहिद अली साहब बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए, और चंद्रशेखर जी हमको आपने मौका दिया बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर चेतन भट्ट जी, डॉक्टर चेतन भट्ट जी। जी सर। जी, अब तो विचार विमर्श खत्म हो गया है, अब अपना भी बात रख लें। हाँ नहीं सर, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं शाहिद सर को ही देना चाह रहा था कि अचानक से जब मुझे बोला गया कि मैंने जो तैयारी की थी वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी, और अचानक से जब सर की ओर से आदेश मिला कि राजा राम मोहन रॉय जी पर भी प्रकाश लगा कि ये
बिना तैयारी के मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, लेकिन शाहिद सर ने पूरा उसमें सहयोग दिया कि तीनों को एक समागम के रूप में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और ये मैं हमेशा से शाहिद सर, जब शिक्षक के रूप में मैं मिलता रहा उनसे, तो विद्यार्थी होने के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उसकी पुनरावृत्ति सर आपने फिर से कराई। जब मैं रायपुर में 2012 में आपके यहाँ एक सेमिनार में आया था फिल्म एप्रिसिएशन में, तब भी मैंने सुना। उसके बाद लगातार आप जब वर्धा आते रहे तब भी आपको सुनने का अवसर मिलता रहा। तो ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से अपने मतलब विद्यार्थी जीवन में ही आ गया हूँ। बहुत आपने सच में और अपने ये सब इसलिए है कि हमारे में मेरे साथ तो फील करता हूँ इस बात को कि बहुत वेटर हैं, लेकिन हमको और इसकी बड़ी एक प्लेटफॉर्म पर तो 20-25 लोग भी से जुड़े, तो एक बड़ा कि अपने मित्रों दोस्तों भी बड़ी, और इसी तरह से विस्तार भी होगा। आयोजन तो ये होगा भावना है बढ़ाना और शोधार्थियों को जोड़ना सबके ऊपर एक बात अलग से चर्चा कि हम कैसे इस संगठन के शोधार्थियों विद्यार्थियों को जोड़ने का एक अभियान चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हमारे सबसे ज्यादा छोटे श्रद्धांजलि खास तौर पर आपको चाहूंगा। जी चेतन जी और साहिद जी, आपके बीच संवाद हो गया है, बातचीत हो गया? तो राजीव रंजन प्रसाद जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आपसे भी यात्रा के बीच थोड़ा सा हमें सुनना है आपको। राजीव रंजन प्रसाद जी। आदरणीय सर और आदरणीय मंच को नमस्कार मेरा। क्योंकि यात्रा में हूँ तो आवाज़ में बाधा हो सकती है पहुँचने में, लेकिन मुझे आप सभी को सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ासकर आज के दिन राजा राम मोहन राय और माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित युगल किशोर शुक्ल, इन तीनों महापुरुषों, पत्रकारिता के उन नायकों के ऊपर
चेतन जी ने और आदरणीय शाहिद अली सर ने जिस तरीके से विस्तृत रूप से उनके व्यक्तित्व और कर्म को उजागर किया, वो निश्चित तौर पर स्मरणीय है और हम सभी के लिए आज भी अनुकरणीय हैं। और ऐसे विद्वानों के बारे में विद्वान वक्ता से सुनकर मुझे बहुत ही खुशी। नई पीढ़ी के लोग हैं, उसके लिए आपके वक्तव्य न सिर्फ प्रेरक होंगे बल्कि उसे अपनी स्मृति में संजोने के लिए भी जरूरी और महत्वपूर्ण कहे जाने चाहिए। और इस पूरे संयोजन के लिए मैं चंद्रशेखर सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसे तमाम विषयों के ऊपर लगातार गंभीरता के साथ विचार करते हैं कि हम नई पीढ़ी को एक मानसिक खुराक के रूप में ऐसी क्या चीज़ें सौंपें जिनसे उनकी चेतना निर्मित हो, उनकी समझ निर्मित हो और वे अपने दैनंदिन जीवन से लेकर अपने आचरण, व्यवहार और चरित्र में भी फलित कर सकें। आपने मुझे इस मौके पर 2 शब्द कहने के लिए यात्रा में होने के बावजूद अवसर दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। हम ISMP को साधुवाद देते हैं। ISMP के से जुड़े अपने सभी साथियों को धन्यवाद कहते हैं कि ये संयोग ही है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ करके आज के समय के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय है उस पर बातचीत कर पा रहे हैं। धन्यवाद, आभार आप सभी का। धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मैं चाहूंगा कि आज के हमारे कार्यक्रम के संचालक एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आज का जो 25वीं संयुक्त प्रेस विरासत दिवस के प्रमुख अतिथि करके डॉक्टर शाहिद अली साहब, उन्होंने अपना अनमोल विचार और मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर चेतन भट्ट साहब देहरादून से, इन्होंने भी ये तीनों विभूतियों के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यात्रा में डॉक्टर राजीव रंजन जी, इन्होंने भी अपने विचार रखे, उनका भी मैं ISMP वेलफेयर चेयर के आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में ISMP के चेयरमैन चंद्रशेखर जी, इन्होंने जो आयोजन किया और हम सबको बोलने की संधि दी, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का प्रोग्राम ये समाप्त हुआ, उनके परमिशन से ऐसा जाहिर करता हूँ।